हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज बीपीएससी टीआरई 2 में 1 to 5 के लिए यह महा मैराथन प्रश्न। एक दिन अब बचे रह गए हैं परीक्षा में। हम अपनी तैयारी को यह ऊंचाई देंगे कि हमारा एक सीट कंफर्म हो जाना चाहिए। तो आइए एक एक करके इतिहास, भूगोल, विज्ञान और भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह का श्रेय किसे जाता है। इसका सबसे सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि पूना सार्वजनिक सभा का जो ये स्थापना का श्रेय है वो महादेव गोविंद रनाडे को जाता है। अर्थात पहला नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब के रूप में ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर के रूप में जाना जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1857, 67 या 1876 या फिर 1878 में हुआ है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है यह 1876 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, यह 1876 ईस्वी में हुआ है, यानी सी आंसर जो है सबसे करेक्ट है। हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अब तक तो लाइक कीजिए, ताकि जो है और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन की जो स्थापना है यह इसका सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा वह है तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी कि 1885 ईस्वी में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे स्क्रीन पर कि आर्म्स एक्ट जो है यह कब लागू हुआ था। आर्म्स एक्ट लागू जो है यह 1885, 87 या 78 या फिर 1899 ईस्वी में हुआ है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा आर्म्स एक्ट जो लागू हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह कब लागू किया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के जरिए जो है प्रेस की स्वतंत्रता को ये करने की कोशिश किया गया था। तो यह लागू कब हुआ है, इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो यह लागू हुआ है 1878 ईस्वी में, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अगला छठा है कि इल्बर्ट बिल क्या था। इल्बर्ट बिल जो है वह प्रेस से संबंधित है या न्यायपालिका से संबंधित है या फिर लगान से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इल्बर्ट बिल का। इल्बर्ट बिल जो है यह संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है न्यायपालिका से, यानी भारतीय जजों को यह अधिकार दिया गया था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध यानी ब्रिटिश के विरुद्ध जो है केस की सुनवाई कर सकते हैं। ऐसा अधिकार भारतीय जजों को इल्बर्ट बिल के द्वारा दिया गया था। और यह जो दिए हैं इल्बर्ट बिल का जो बिल है पेश करने वाले में जो मुख्य नाम आता है वह आता है किनका, वह नाम आता है लॉर्ड रिपन का। और इस वजह से इस बिल के कारण जो है लॉर्ड रिपन को ने अपने पद से त्याग पत्र तक देना पड़ा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि इल्बर्ट बिल जो है यह कब लाया गया था। तो इल्बर्ट बिल जो लाया गया था वह सबसे सही उत्तर जो है 7वां नंबर क्वेश्चन का यह है ऑप्शन नंबर बी कि 1883 में जो है इल्बर्ट बिल लाया गया था। और इल्बर्ट बिल के कारण ही 1884 में विरोध होने पर लॉर्ड रिपन को जो है अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इल्बर्ट बिल किस अंग्रेज अधिकारी ने लाया था। यह लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है या लॉर्ड रिपन है या फिर लॉर्ड कर्जन है या इनमें से कोई नहीं। 8वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो 8वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है कि इल्बर्ट बिल जिस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा लाया गया था वह थे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी, इनको जो है भारतीय ये का उद्धारक के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि ICS जो अब नया नाम उसका क्या है, अब नया नाम है IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस के नाम से पहले जाना जाता था। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए अवधि को 21 वर्ष से घटा करके कितना वर्ष किया गया। तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए जो उम्र सीमा तय था
21 वर्ष उसको कम करके भारतीयों के लिए 19 वर्ष कर दिया गया था, ताकि जो है सॉरी ये उम्र सीमा जो 19 वर्ष किया गया था ताकि उससे भारतीयों का प्रवेश कम हो सके, इसको लेकर के यह उम्र सीमा घटाया गया था। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है बाद में लॉर्ड रिपन का जब शासनकाल आता है, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा हुआ था, और लॉर्ड रिपन का जब शासनकाल आता है तो वह पुनः फिर से 19 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की शुरुआत कर देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस तत्व की अहम भूमिका नहीं निभाई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में आखिर अहम भूमिका क्या नहीं निभाया था? शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, या फिर एक राष्ट्रीय संस्था के संगठन की जरूरत ने, या अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, या फिर अंग्रेजों का स्वच्छाचारी प्रशासन? तो अंग्रेज का प्रशासन को स्वच्छ प्रशासन कहीं से नहीं कहा जा सकता है, यानी ये सभी अहम भूमिका निभाए, और नहीं जो निभाने का श्रेय है वो ऑप्शन नंबर डी को जाता है कि अंग्रेज का जो स्वच्छ प्रशासन है उसने नहीं निभाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एग्जैक्ट तिथि कौन सा है? हमारे स्क्रीन पर जो प्रश्न है उनमें से सबसे सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट करके बताइएगा तभी हमें पता चलेगा कि कितनी तैयारी हो चुकी है। तो 11वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। पहले से यह प्रोग्राम पुणे में होना था, लेकिन अचानक यह प्रोग्राम को जो है पुणे में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण जो है इस प्रोग्राम को अचानक से शिफ्ट किया गया था। कहाँ? इस प्रोग्राम को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, संस्थापक में नाम आता है वो आता है एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम जो है प्रथम अध्यक्ष के रूप में आता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? वो एओ ह्यूम तो जो है वो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन भारत के वायसराय के रूप में कौन जाने जाएंगे? इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी कि लॉर्ड डफरिन जो है उस वक्त भारत के वायसराय थे, अर्थात सी आंसर जो है 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम अध्यक्ष एओ ह्यूम, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो इनमें से संबंधित कौन नहीं है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष जो है वो एओ ह्यूम नहीं है। एओ ह्यूम संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी जाने जाते हैं। बाकी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी हैं, करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह तीसरा जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें यह अध्यक्षता किए हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट सही है, तो ये ऑप्शन सही है, सुमेलित है। जो सही उत्तर हो जाएगा वो 14 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है 15 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कब हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे पहला अधिवेशन बिहार में हुआ है, इससे रिलेटेड अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। तो यह हुआ है 1912 में हुआ है। 12 से याद रखिएगा, 12 से बांकीपुर कहाँ हुआ है पहला अधिवेशन? तो 1912 में बांकीपुर में हुआ है। RN मुधोलकर उसकी अध्यक्षता किए थे, और जो है ये पटना में बांकीपुर में हुआ। और कांग्रेस का बिहार में पहला, और ऐसे जो है टोटल अधिवेशन का यह 27वां अधिवेशन था। जो कांग्रेस का टोटल अधिवेशन की अगर काउंटिंग करें तो यह 27वां अधिवेशन था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार के गया जिला में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था, या RN मुधोलकर ने, या मजहरूल हक ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो पटना में जो 1912 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, उसके पश्चात 1922 में दूसरा, यानी अगले 10 वर्ष के पश्चात जो है बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि 27वां था। तो यह 37वां कांग्रेस का अधिवेशन हो गया, बिहार के लिए दूसरा हो गया। और अध्यक्षता जो किए थे वह CR दास यानी चित्तरंजन दास किए थे, और जगह जो था वो गया जिला था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा के लिए आयोग जो है वो कब आया था?
तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो हंटर कमीशन आया था शिक्षा के लिए, वह सबसे सही उत्तर क्या होगा जी? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर के रूप में क्या जाना जाएगा? तो 17 नंबर प्रश्न का जो है सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि 1882 ईस्वी में जो है हंटर कमीशन गठित हुआ था, और उस वक्त जो अध्यक्ष भारत के ये थे वो लॉर्ड रिपन थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय परिषद अधिनियम कब लागू हुआ? भारत परिषद अधिनियम जो है यह लागू होने का एग्जैक्ट तिथि सही क्या है? तो इसका सबसे सही तिथि जो है वो है 1892 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कि सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष किस अंग्रेज वायसराय ने किया? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की सीमा जो है वो 21 से घटा के 19 कर दिए थे। कौन किए थे? तो लॉर्ड लिटन महोदय ने किए। और जो है इस उम्र को पुनः जो है बढ़ाने का जो कार्य किया है वो किन्होंने किया है? तो इस उम्र को पुनः बढ़ाने का कार्य हम अभी इससे पीछे भी आप कहे हैं कि इसको जो है पुनः बढ़ाने का कार्य जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा की बात हो रही है। इसके लिए जो सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो कौन जाना जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, यानी सरोजिनी नायडू जो है ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। और प्रथम महिला अध्यक्ष की जब बात आती है तो उसमें फिर एनी बेसेंट जी का नाम आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? एलन एक्टोवियन ह्यूम हैं, या विलियम जॉन हैं, या फिर जॉर्ज यूले हैं? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूले हैं, एलन एक्टोवियन ह्यूम नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है यह लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, या फिर चार्ल्स ग्रांट को, या लॉर्ड रिपन को, या फिर लॉर्ड कर्जन को? 22वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है? तो 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर है कि चार्ल्स ग्रांट को जो है वो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है हंटर कमीशन जो 1882 में आया उसको कहते हैं, या वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया उसको कहते हैं, या सैडलर आयोग को कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है वो वुड डिस्पैच जाना जाता है, जो कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि वुड डिस्पैच का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो अभी हम लोग इसको पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं। इसमें हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ेंगे। यह जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ है? विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है यह रेले कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये रेले कमीशन 1904 में जो आया है विश्वविद्यालय आयोग के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं, यह किसके काल में हुआ है? तो उस वक्त जो शासनकाल चल रहा था वो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है 25 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाल बाल पाल टिकरी में कौन नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या फिर लाला लाजपत राय? करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सबसे सही उत्तर जो होगा 26वां नंबर प्रश्न का वह ऑप्शन नंबर ए कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो लाल बाल पाल की टिकरी में नहीं है। बाकी जो है ये बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं और लाला लाजपत राय हैं। ये लाल बाल पाल की जो टिकरी है उनमें ये तीनों शख्सियत शामिल हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना है? तो इनमें से लाल बाल पाल की जो टिकरी है उनमें से किन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं? बाकी दो जो है कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए हैं। तो 27वां का सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि उनमें से लाला लाजपत राय को जो है कांग्रेस की अध्यक्षता मिली है, कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लाल बाल पाल की टिकरी में बंगाल से नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाल बाल पाल की टिकरी में जो बंगाल से नेतृत्व कर रहे थे वह उसमें किनका नाम आता है? तो 28वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि बिपिन चंद्र पाल का नाम जो है वो लाल बाल पाल की टिकरी में बंगाल से नेतृत्व करने के रूप में, बंगाल से नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो है फिरोज शाह मेहता हैं, तेलंग हैं, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी हैं, या MG यानी महादेव गोविंद रनाडे हैं। तो सही उत्तर 29 का डी है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं वो महादेव गोविंद रनाडे हैं। और इनको जो है किस नाम से जानते हैं, तो इनको जो है जानते हैं महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से, जो है इनको महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है यानी कांग्रेस गिड़गिड़ाने वाली संस्था है, यह बात किन्होंने कहा था, तो यह बात जो है बिपिन चंद्र पाल का कथन है कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यानी बी आंसर सबसे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, अर्थात अब हम लोग जो है साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न आपने किए हैं वो आपको पसंद आया होगा, तथा साथ ही साथ ये आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। अब हम लोग इससे बाद विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप तक कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सबकी तैयारी बेहतर हो सके। प्रकाश का जो सबसे अधिकतम वेग होता है वह हमेशा निर्वात में होता है। हवा, ठोस और द्रव और गैस के बनिस्पत प्रकाश का सबसे अधिकतम वेग निर्वात में होता है, जो कि कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड 3 × 10⁵ किलोमीटर्स कहेंगे। और अगर मीटर की बात होगी तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये जो है सबसे अधिकतम वेग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है कि कांच, जल, कांच व हीरा में प्रकाश की चाल का निम्न क्रम कौन सा है, यानी इसका सबसे सही जो है क्रम कौन है, सबसे तेज, उससे कम, उससे कम और सबसे कम चाल किसमें है। तो सबसे, अगर इन तीनों माध्यम की बात करें, हवा और ये निर्वात को छोड़ करके इन 3 माध्यम की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें सबसे अधिक प्रकाश की चाल जल में होगी, उससे कम कांच में होगी, और सबसे कम जो प्रकाश की चाल होगी वो हीरा में होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे सही कूट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है, 2 ग्रहण होते हैं मुख्य रूप से, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। तो उसमें सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो इसकी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 33 नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष जो है ये बनने का मुख्य कारण क्या है। आकाश में बारिश के पश्चात जो है इंद्रधनुष अक्सर दिखाई देता है। तो ये रेनबो दिखने का जो कारण है, यह प्राकृतिक कौन सी घटना के कारण होती है, तो यह जो घटना है यह मुख्य रूप से अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और फिर परावर्तन यानी उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। पहले रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन के कारण इस प्रकार की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव हृदय कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय जो मुख्य रूप से होता है वो 4 कोष्ठक होता है। बायां अनिंद, बायां नीले, दायां अलिंद, दायां नीले। तो ये मुख्य रूप से 4 कोष्ठक होता है। मानव का हृदय 4 पार्ट में बटा होता है, अर्थात 35 का सी आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। आगे है कि मानव शरीर का जो पीएच है, मानव रुधिर का, इंसान के खून का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है। तो मानव का रक्त जो है पीएच वैल्यू वो हल्का सा भस्मीयता है, यानी पीएच वैल्यू की जब हम लोग बात करते हैं, पीएच स्केल जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जो शुद्ध ये जल है, यानी कोई भी ऐसा विलयन जिसका जो उदासीन है, नामलीय है, न भस्मीय है, तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। जैसे शुद्ध पानी है जिसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7। लेकिन उससे कम जो पीएच वैल्यू है वो 0 से 7 के बीच अम्लीय और 7 से 14 के बीच भस्मीय होता है। और जल का जो मानव के रुधिर का पीएच है वो 7.4 के आसपास होता है लगभग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना है, जीवाणुओं का नाश करना है, रक्तलापता का निवारण यानी खून की कमी को दूर करना, या फिर लौह का उपयोजन करना है। तो 37 का सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य करता है, ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। यानी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो है ऑक्सीजन को ढोने का काम मुख्य रूप से कौन करता है, तो यह जो है
हीमोग्लोबिन ही करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वव्यापक ग्राह्यता के रूप में जो है जो ब्लड ग्रुप जाना जाता है, जिस यानी जो वह ब्लड ग्रुप जो है सभी लोग जो है उसको ये जो सभी ग्रुप को हासिल कर सकता है, वो ऑप्शन नंबर सी है। यानी ए बी ग्रुप जो है ये सर्वव्यापक ग्राह्यता है, यानी सबसे ग्रहण करने वाला है, जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है। मानव के दिमाग में जो बुद्धि का केंद्र होता है यह सेरेबेलम में होता है, या सेरेब्रम में, या फिर मेडुला ऑब्लांगाटा में, या इनमें से कोई नहीं। तो 39वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह कौन है, वो ऑप्शन नंबर बी है कि सेरेब्रम जो है मानव बुद्धि का केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में, या फिर लाइसोसोम में। तो हरित लवक जो है यह जंतु में तो पाया नहीं जाता है, तो श्वसन की क्रिया जंतु में भी होगी, इसलिए हरित लवक तो ऑप्शन सही होगा ही नहीं। और जो ऑप्शन सही होती है वो कोशिका के अंग यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, और इसी के कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर है। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा बनाने का कार्य जो है यह गंगा नदी के द्वारा होता है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा, या फिर नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा बह करके गिरती है समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास से नदियाँ उद्गम स्थल है और जो बह करके प्रवाहित होते हुए भारत में आती है, उसमें से सिंधु भी है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, और ये तीनों नदी जो है मुख्य रूप से वहाँ से प्रवाहित होती है। और इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं, और ये तीनों प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है, जिसमें सिंधु और सतलज जो है वह दूसरे दिशा में होती है और ये ब्रह्मपुत्र दूसरे दिशा में होती है। इस कारण ब्रह्मपुत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आकर के भारत में प्रवेश करती है, और ये सब पहले ही भारत में प्रवेश कर जाती है। डी आंसर सबसे करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है 43 कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, यह कौन सी नदी इसका निर्माण करती है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली है, इसका निर्माण जो है वह सिंधु के करीब से निकलने वाली मानसरोवर झील से नदी ब्रह्मपुत्र जो गंगा के साथ मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। अगला 44 है कि इनमें से कौन सी नदी को बंगाल का शोक, जी याद रखिएगा, बिहार का शोक कौन है, तो बिहार का शोक तो कोसी है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, सोन, गंडक, हुगली या फिर दामोदर नदी। तो बंगाल का शोक जिस नदी को कहा जाता है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। और बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो बिहार का शोक जो है वो कोसी को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि सोन और नर्मदा निकलती है। सोन और नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, या पलामू के पहाड़ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ से, पूर्वी घाटी से, या फिर अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो 45वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है कि सोन और नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है जी जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, या फिर कालिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, या अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य जो है वो जोजिला दर्रा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए के रूप में सबसे करेक्ट आंसर होगा कि पालघाट दर्रा जो है वह केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए पालघाट दर्रा के लिए सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर, बोलन और गोमल दर्रा, यह मुख्य रूप से जो तीन ये दर्रे हैं, यह खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, भूटान, बांग्लादेश, भारत या फिर पाकिस्तान। तो 48वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर डी है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खैबर, बोलन और गोमल दर्रा जो है ये सब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बिहार में पहली जैन संगीति
कहाँ हुई है? बिहार में पहली जैन संगीति जो है यह वैशाली में, राजगीर, पाटलिपुत्र या फिर नालंदा। तो दो जैन संगीतियों में से पहली जैन संगीति जो हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर है। अब है 50वां नंबर क्वेश्चन कि गंडक नदी घाटी परियोजना किस देश के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई है? तो गंडक नदी घाटी परियोजना जो है बिहार के वाल्मीकि नगर के पास जो शुरू हुई है वो किस देश के सहयोग से? तो यह देश का सहयोग जो है वो हमारा पड़ोसी देश नेपाल का सहयोग है, अर्थात डी आंसर सबसे करेक्ट आंसर है। इस तरह जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच आए हैं और यह उम्मीद करते हैं कि 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होगा। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और चलते चलते वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं कल आखिरी महामैराथन पूरे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।